अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं आज आपके लिए बेसिक वेंटिलेटर कोर्स का एक सेकंड लेक्चर लेकर आया हूँ, जिसमें हमने ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस के बारे में स्टडी करना है। हमने पहले लेक्चर में बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन को स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि रिस्पायरेशन क्या है और उसकी डेफिनेशन को देखा था, और इसके जो ट्रैक होते हैं अपर और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक को हमने डायग्राम की मदद से हमने उसको डिटेल से स्टडी किया था। और उसके बाद हमने ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन को डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने पार्शियल प्रेशर जो हमारे एटमॉस्फेयर में टोटल थे, और उसके अलावा जो गैसेस थी, और उनको डिटेल से स्टडी किया था। अब और लास्ट में हमने ABG यानी आर्टीरियल ब्लड गैसेस की जो नॉर्मल वैल्यूज़ को दो एग्जाम्पल के थ्रू हमने उसको फाइंड आउट किया था। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो भी बेसिक वेंटिलेटर कोर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमने ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस को स्टडी करना है। यानी कि भाई हमने ऑक्सीजन को किन किन डिवाइसों से डिलीवर करना है। ऑक्सीजनेशन मीन्स गेटिंग ऑक्सीजन इन द बॉडी, यानी हमने अपने बॉडी में ऑक्सीजन को इनहेल करना होता है। और जबकि हमने वेंटिलेशन का पढ़ा था कि रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, यानी हमें अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना होता है। ये था हमारा बेसिक नॉलेज। अब हमने ये हमारा जो पहला टॉपिक का जो पहला पॉइंट है वो है वाई डू वी नीड ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है। आज हम इसके रिलेटेड स्टडी करते हैं कि हमें ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, अगर आप सांस ना ले पाएँ, क्या आप ज़िंदा रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम सांस नहीं ले पाएंगे तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। क्योंकि सांस लेने के दौरान हम क्या कर रहे होते हैं, एयर को इंटर कर रहे होते हैं अपने बॉडी में, जो कि उसमें क्या होती है, एयर ऑफ गैसेज यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेज होती हैं, जो कि हमें सांस लेने में हेल्प कर रही होती है। और उनमें ऑक्सीजन जो 21% जो कि FiO2 यानी कि हमारे जो फ्रिक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर की जो वैल्यू होती है वो उसमें मौजूद होती है, जो हमें सांस लेने में हेल्प कर रही होती है। अगर हमें वो ऑक्सीजन ना मिले, एक एक जो हमारी एक करेक्ट वैल्यू है जो 21% है, वो एक नॉर्मल वैल्यू, अगर उससे कम मिले या बिल्कुल भी ना मिले तो हमारी हालत क्या होगी, हम मर जाएंगे। इसी तरह फूड को बर्न करके एनर्जी में क्रिएट करना, इसके लिए भी हमें क्या होता है, एनर्जी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। मगर हमें ये क्यों चाहिए, तो हम इसको स्टडी करते हैं। हमें ऑक्सीजन फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब दूसरा पॉइंट है व्हाट हैपन्स इफ़ ऑक्सीजन डज नॉट रीच टिश्यूज़, अगर ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज़ तक ना पहुँचे तो क्या होगा। ब्रेन के जो टिश्यूज़ होते हैं, अगर उन तक ऑक्सीजन ना पहुँचे, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरत होती है। व्हाट हैपन इफ़ ऑक्सीजन डज नॉट रीच टिश्यूज़, यानी अगर हमारे टिश्यूज़ को तक ऑक्सीजन ना पहुँचे तो क्या हुआ। सबसे ज़्यादा ब्रेन को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर ब्रेन को 5 से 7 मिनट तक ऑक्सीजन ना पहुँचे तो इससे हाइपोक्सिया होगा, और दिमाग को ऐसे में मरीज़ की डेथ भी हो सकती है, और इसको ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। और इसमें हाइपोक्सिया की जो कंडीशन होती है, यानी कि सिम्टम्स होंगे उसके ये होगी कि वो उसका जो पार्शियल आर्टरी ब्लड का जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा वो होगा लेस देन होगा 65, यानी उसका जो प्रेशर होगा वो 65 से कम होगा। और या तो फिर उसकी जो सैचुरेशन होगी ऑक्सीजन की आर्टीरियल ब्लड में वो 94 से कम होगी। अगर सो ब्रेन, थर्ड पॉइंट है कि सो ब्रेन डेथ अकर इन 7 to 10 मिनट। हमने स्टडी कर लिया कि ब्रेन की जो डेथ होती है क्यों वाक़ई होती है, क्योंकि उसमें उनके टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही होती, जिस वजह से एक पेशेंट का जो ब्रेन होता है वो
काम भी नहीं कर रहा होता और वो एक हाइपोक्सिया कंडीशन में चला जाता है और जिस वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। अगर एक पेशेंट हाइपोक्सिया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो ब्रीथ ही नहीं कर रहा, उसे क्या वेंटिलेट करना चाहिए? आप खुद सोचें, एक पेशेंट है, हाइपोक्सिया है, उसको वो ब्रीथ भी नहीं कर रहा, उसको वेंटिलेट नहीं करना, मतलब अगर हम उसको मास्क भी लगा देंगे तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वो खुद तो सांस नहीं ले पा रहा, ऑक्सीजन भी उसके अंदर नहीं जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो बैग की मदद से वेंटिलेट करना शुरू करेंगे, फिर इंक्यूबेट करेंगे, फिर उसे वेंट पर लगाकर 100% ऑक्सीजन की सेटिंग पर उसको ऑक्सीजन डिलीवर करेंगे। इफ़ ही इज़ ऑलमोस्ट डेड, वेंटिलेट हिम 100% FiO2। अभी जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताई वो इसी पॉइंट के रिलेटेड थी कि एक पेशेंट जो ऑलमोस्ट डेड है, यानी कि हाइपोक्सिया कंडीशन में है और उसको वेंटिलेट करना है। वेंटिलेट कैसे करना है, हमने उसको डायरेक्ट वेंटिलेटर पर नहीं लगाना, जब कि उसकी पहले जो ब्रीथ है उसको हमने एक नॉर्मल हालत में लेकर आना है, जो कि एक एम्बू बैग की मदद से हम उसको वेंटिलेट करेंगे और उसके बाद हम उसकी जो ऑक्सीजन की जो वैल्यू होगी सेटिंग से उसको हम 100% पर लगाकर वेंटिलेटर पर उसको हम डिलीवर करेंगे। इफ़ बट अगर इफ़ ही इज़ अलाइव, अगर वो ज़िंदा है, अगर एक पेशेंट है, अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं, अगर एक पेशेंट है और वो ज़िंदा है, वो ब्रीथ भी ले रहा है और मगर उसका जो सैचुरेशन है वो क्या है, लो है, यानी हमारी जो सैचुरेशन की जो वैल्यू है वो होती है नॉर्मल 94 से अबव होती है, लेकिन अब हमारे पास क्या है, उसकी जो सैचुरेशन है वो क्या है, 90 से भी कम है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें गिव हिम ऑक्सीजन थेरापी, यानी हम उसको क्या देंगे, उसको हम ऑक्सीजन की थेरापी देंगे। अब ये ऑक्सीजन की जो थेरापी है उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें उसके लिए एक ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस, जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो इसी टॉपिक के रिलेटेड है कि हमने ऑक्सीजन को थेरापी किस तरीके से देनी है और इसमें हमारे पास मुख्तलिफ यानी कि डिफरेंट टाइप्स की जो डिवाइसेस है हम उसका यूज़ करेंगे। अब जो हम ऑक्सीजन थेरापी के लिए जो डिवाइसेस को चूज़ किया जाता है वो हमें किस कंडीशन को देखकर हमें उसको सिलेक्ट करना है। हमें उन डिवाइसेस को सिलेक्ट करने से पहले हमने FiO2 यानी फ्रिक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर की वैल्यू का हमें पता होना चाहिए कि वो कितनी है, मतलब हम सांस जो ले रहे हैं उसमें कितनी परसेंट नाइट्रोजन होती है, 78% और ऑक्सीजन 21% है और जो कि FiO2 की वैल्यू है, ये नॉर्मल वैल्यू होती है जब तक आपका पेशेंट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगाकर ना बैठा हो, मतलब एक रूम एयर में होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर भी एक रूम एयर की इक्वल है और जब तक हम वेंटिलेटर पर नहीं होंगे हम उसको एक रूम एयर ही तस्वुर करेंगे। मैथमेटिकली तौर पर हम इसको फ्रिक्शन जो होती है, फ्रिक्शन ऑफ ऑक्सीजन इंस्पायर्ड एयर को हम पॉइंट में लिया जाता है। अगर हमारे पास है रूम एयर में वो है 21%, लेकिन अगर हम इसको पॉइंट में लिखेंगे तो वो हमारे पास आएगी 0.21। ये होगी हमारे पास रूम एयर जो एक मिनिमम वैल्यू है। अगर हम एक मैक्सिमम वैल्यू को तस्वुर करें तो वो कहाँ पर यूज़ होगी, मैक्सिमम वैल्यू हम वेंटिलेटर पर यूज़ करेंगे जो कि हमारी 100% होगी और अगर 100% का हम FiO2 निकालें तो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि आपको पता है कि एक ट्यूब लगी हुई है जो कि इंक्यूबेट किया जाता है जिससे पेशेंट को और उससे हम ऑक्सीजन को 100% डिलीवर किया जा रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास हाइपोक्सिया का मरीज़ आया है, आप क्या करेंगे और उसका जो सैचुरेशन है वो 78% से 80% है और आपको उसको जितना हो सकेगा नॉर्मल ब्रीथ में लाने के लिए कौन सी ऑक्सीजन डिवाइस का चॉइस करेंगे जिससे वो पेशेंट को ऑक्सीजन लेने में आसानी हो। अगर मरीज़
FI2 में आया है, मीन्स तो हम जितना चाहेंगे ऑक्सीजन मैक्सिमम देंगे, वो भी एक नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। जबकि हम वेंटिलेटर पर नॉर्मल सांस तो दे सकते हैं, मगर हम ऑक्सीजन डिवाइस को चूज़ करना है तो हम NRBM को सेलेक्ट करेंगे। NRBM क्या है? ये एक नॉन ब्रीदिंग मास्क होता है और इसका काम, जब मरीज़ सांस लेता है तो इसमें जो बैग होता है उसमें पहले ऑक्सीजन को स्टोर किया जाता है, और जितनी पेशेंट को ऑक्सीजन की नीड होती है वो सांस लेता है तो वो सांस के तौर पर, इनहेलेशन के तौर पर उस बैग से इंटर होती है उसके लंग्स में, और इसमें मरीज़ अपनी छोड़ी हुई सांस को वापस नहीं खींच सकता। तो जब वो ब्रीथ करता है तो 100% ऑक्सीजन को ब्रीथ करता है, और जब वो छोड़ता है अपनी सांस को, एक्सहेल करता है, तो वो माहौल में छोड़ देता है। अब हमने क्या किया कि अब हमारे पास एक पेशेंट आया इमरजेंसी में, हमने कौन सी डिवाइस को चूज़ किया? फर्स्ट ऑफ थिंग हमने NRBM को सिलेक्ट किया, और हमने इसमें क्या किया, FiO2 को क्या किया, हाई यानी कि 100% दी। प्रैक्टिकली जो होती है हमारे पास होती है, यानी कि 60 से 80% हम ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। और बॉडी क्या होनी चाहिए? शुड बी इन्फ्लेटेड होनी चाहिए। एट लीस्ट 10 से 50 लीटर फ्लो होना चाहिए, ताकि जो NRBM का जो बैग है उसको एक्सपेंड और कोलैप्स करना चाहिए। अगर वो पिचका हुआ है, फ्लो को इंक्रीज़ करना होगा। अगर जो NRBM का जो बैग होगा, अगर वो पिचका हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सपेंड करने के लिए हम फ्लो को क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। अगर वो फैला हुआ है तो मरीज़ क्या है, सांस नहीं ले रहा। हाउ ऑक्सीजन गोज इन, यानी जब ऑक्सीजन आप तक पहुंचती है तो इसका जो प्रेशर होता है 159 से 100 तक मिनिमम होता है, जो एक नॉर्मल वैल्यू होती है। और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल का हर माइटोकॉन्ड्रिया तक उसकी जो वैल्यू रह जाती है, बाकी वो होती है 5 mmHg। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑक्सीजन जो होती है वो कैसे बॉडी के अंदर इंटर होती है। पहले गई, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि वो पहले इंटर होती है नेज़ल कैविटी में, नेज़ल कैविटी से वो वार्म हुई, क्लीन हुई और ह्यूमिडिफाई हुई। उसके बाद वो गई, इंटर हुई फेरिंक्स में। फेरिंक्स ने क्या किया, उसको एक रीजन में शेयर कर दिया, जो कि दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास डाइजेस्टिव, दूसरा होता है रिस्पायरेटरी। और उसके बाद वो फेरिंक्स में इंटर हो गई, और इंटर होने के बाद उसने दो वोकल कॉर्ड से इंटर होने के बाद वो ट्रेकिया में इंटर हुई। और ट्रेकिया का काम क्या होता है, वो भी ह्यूमिडिफाइड करता है, जिससे उसकी जो वैल्यू होती है वो वहाँ पर 110 बाकी रह जाती है। अब उसके बाद एलोलाई में जाती है, एलोलाई के बाद ब्लड में, ब्लड के बाद सेल्स, और सेल्स क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह हमारा एक ऑक्सीजन का जो प्रोसीजर होता है, यानी कि एक जो रास्ता है उसका, वो अपना तय करती है एटमॉस्फेरिक से बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन को डिलीवर करना। जबकि हमारा जो एटमॉस्फेरिक में जो उसका जो प्रेशर होता है वो होता है 159, और जबकि हमारी बॉडी में आते आते वो 5 mmHg तक रह जाता है। ऑक्सीजनेशन कैन बी जज बाय 2 थिंग्स, यानी अब हमने ऑक्सीजनेशन, जो हम सांस ले रहे होते हैं, कि हमारे बॉडी में कितनी ऑक्सीजन है, हमने उसको किस तरह जज कर सकते हैं, मतलब हमने उसको फाइंड आउट करना है। एक तो हमने RBG के ज़रिए देखा था, ABG वैल्यूज़ के ज़रिए उसको चेक किया था कि उनमें ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन का हम यूज़ क्यों करते हैं। तो अब हमने देखना है कि उसको जज किया कैसे किया जाता है। इसकी दो तरीके हैं, एक है SpO2 और दूसरा हमारे पास क्या है, P स्मॉल a
O2 यानी हमारे पास जो आर्टीरियल ब्लड में जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है उसकी हेल्प से हमने ऑक्सीजनेशन को फाइंड आउट करना। और दूसरा हमारे पास है SpO2। आप अक्सर अस्पतालों में जब इंटर होते हैं यानी कि आप एडमिट होते हैं तो आपको एक पल्स ऑक्सीमीटर लगाया जाता है जो आपकी एक फिंगर पर लगाया जाता है, जिससे आपकी ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन होती है उसको चेकआउट किया जाता है। और आजकल तो बहुत ही एडवांस लेवल के जो पोर्टेबल है आपने अक्सर अपने घरों में भी देखे होंगे, क्योंकि आजकल वो बहुत ही इतने SpO2 आपने अक्सर अस्पतालों में जब आप इमरजेंसी में एडमिट होते हैं तो आप वहाँ अक्सर आप देखते हैं कि आपको एक पल्स ऑक्सीमीटर जो आपके फिंगर पर लगाया जाता है, जिससे आपकी ब्लड में जो ऑक्सीजन की जो वैल्यू होती है, मिकदार होती है, उसको फाइंड आउट किया जा रहा होता है। एक तो हो गया वो जो एक पल्स ऑक्सीमीटर की मदद से हम फाइंड आउट करते हैं। दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो है PaO2 यानी हमने आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन की जो प्रेशर है वैल्यू उसको फाइंड आउट करना है। तो हमने इसको फाइंड आउट किस तरह करना है, हमने ABG की जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो उसमें हमने ABG की वैल्यू को एक डिटेल से और उनको एक एग्जांपल के थ्रू भी देखा था, उसकी मदद से हमने फाइंड आउट करना है। तो PaO2 शुड भी होनी चाहिए 3 to 5 टाइम्स ऑफ FiO2। हम PaO2 यानी हमें ऑक्सीजन की जो आर्टरी ब्लड में जो प्रेशर है उसको बिना जाने यानी किसको जाने, FiO2 को बगैर जाने किसी का भी हम PaO2 को जज नहीं कर सकते। जब तक हमें FiO2 की वैल्यू मालूम नहीं होगी हम तब तक PaO2 की वैल्यू को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसका FiO2 क्या है 21%, और 21% का मतलब क्या होता है कि वो हमारे पास एक एटमॉस्फेरिक यानी कि एक नॉर्मल वैल्यू है जो, और इसी तरह PaO2 क्या है हमारे पास वो है 100%। तो क्या होगी ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, परफेक्ट होगी। क्यों परफेक्ट होगी, क्योंकि हमारे पास जो FiO2 है वो भी एक 21% है, क्योंकि जो एक नॉर्मल वैल्यू है जिसमें हम एक पेशेंट है जो उसको कोई डिजीज़ नहीं है, वो एक नॉर्मल स्पॉटेनियस ब्रीथ ले रहा है, तो उसके लिए जो PaO2 की जो वैल्यू होगी वो 100% होगी। अब दूसरा पेशेंट है जो कि ब्रीथिंग कर रहा है वेंटिलेटर पर। पहला था एक स्पॉटेनियस ब्रीथ यानी कि एक नॉर्मल ब्रीथिंग पे था। अब जो दूसरा पेशेंट है वो है वेंटिलेटर पर ब्रीथिंग ले रहा है, लेकिन उसकी जो FiO2 है वो भी 21% है, जो कि एक नॉर्मल वैल्यू के इक्वल है। और PaO2 क्या है वो भी 100%। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जबकि ऊपर वाली जो वैल्यू थी हमारे पास जो पहली एग्जांपल की वैल्यू थी वो थी हमारे पास एक नॉर्मल वैल्यू जो हम एक एटमॉस्फेरिक से इंटर कर रहे हैं। अब जो चूँकि जो दूसरे एग्जांपल में सेकंड एग्जांपल में जो वेंटिलेटर पर एक जो पेशेंट अपनी सांस ले रहा है उसकी जो FiO2 है वो भी 21% है, और PaO2 जो कि 100% है वो भी। तो ये क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हालत में है। इसमें जो पेशेंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हालत में है, जो कि एक RDS का सीवियर भी हो सकता है। PaO2 को FiO2 के 3 से 5 टाइम होना चाहिए था। हाउ टू इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन। अब हमने अपनी ऑक्सीजनेशन को कैसे इम्प्रूव करना है। अब हम अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं कि जो हमारा जो टॉपिक है ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस का। तो इसके लिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि अब हमने अपनी ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव कैसे करना है। FiO2 पहला मेथड क्या हमारा FiO2 उसको, और अपग्रेड द मास्क हमने अपने मास्क को अपग्रेड करना है। वेंटिलेशन क्या है 100% होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि द सरफेस एरिया जो होता है हमने उसको क्या करना है इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एक्सचेंज। इसमें हम ब्रीथ के सरफेस को ज़्यादा करेंगे।
जो हमारा जो ब्रीथ का जो सरफेस एरिया होगा उसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। जो होगा 2 मेथड से होगा, एक होगा सीपैप यानी कि पीप की मदद से और दूसरा होगा रिक्रूट स्पैरोमेट्री की हेल्प से। हमने अपने एक सरफेस एरिया की जो गैस एक्सचेंज है उस एरिया को क्या करना है, इंक्रीज़, यानी कि हमने ब्रीथ के जो सरफेस एरिया उसको ज़्यादा इंक्रीज़ कर देना है। वो 2 मेथड से होगा, एक होगा स्पैरोमेट्री और दूसरा होगा सीपैप।